हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है मूल्यांकन की तकनीक कि मूल्यांकन के लिए कौन कौन से तकनीक प्रयोग में लाए जाते हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन की तकनीक, उपकरण या प्रविधियां। तो ऐसे तो मूल्यांकन की जो तकनीक है उसे कई भागों में बांटा गया, जैसे परीक्षण प्रक्रियाएं, स्व आलेख उपकरण, निरीक्षणात्मक उपकरण, प्रक्षेपी विधियां इत्यादि। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वयं आलेख उपकरण और निरीक्षणात्मक उपकरण की। इसके तहत सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वयं आलेख उपकरण या स्व आलेखन क्या है। सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि मूल्यांकन तकनीक क्या है। तो छात्रों के व्यक्तित्व से संबंधित ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों के मापन के लिए, तीनों पक्षों में कितना विकास हुआ उसके मापन के लिए, साथ ही छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, गुणों, व्यवहारों का मापन और मूल्यांकन करने के लिए जिन भी उपकरणों का, विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही मूल्यांकन की तकनीक कहते हैं। और शिक्षक अपने छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन करने के लिए, उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए, उनके विकास का मात्रात्मक एवं गुणात्मक व्याख्या वर्णन करने के लिए मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन, मूल्यांकन और उनकी व्याख्या करने के लिए जिन उपकरणों का, परीक्षणों का, विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही मूल्यांकन की तकनीक कहते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि स्व आलेख तकनीक या स्वयं आलेखन तकनीक क्या है। स्वयं आलेख तकनीक द्वारा छात्रों के संबंध में आंकड़ा या सूचना एकत्र किया जाता है। स्व आलेखन में छात्र स्वयं अपने व्यवहार के विषय में जानकारी देता है, अर्थात इस उपकरण द्वारा छात्र के जिस व्यवहार का मापन करना होता है स्वयं छात्र से ही उसके व्यवहार के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, जानकारी प्राप्त की जाती है। छात्र स्वयं अपने बारे में सूचना देता है। इस तकनीक की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें छात्र अपने सिर्फ उन्हीं गुणों या व्यवहार को बताता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है या फिर समाज जिन्हें वांछनीय गुण मानता है, और अपने उन गुणों और व्यवहार को छुपा लेता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, जिन्हें समाज अवांछनीय मानता है। इसमें छात्र कहता कुछ है और करता कुछ है, इसलिए इस विधि को बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस तकनीक के कुछ प्रमुख उपकरण है प्रश्नावली, साक्षात्कार, अभिरुचि मापनी, रुचि मापनी इत्यादि। अर्थात स्पष्ट है कि स्व आलेख तकनीक के द्वारा छात्रों से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए छात्र से ही जानकारियां हासिल की जाती है। छात्र स्वयं अपने बारे में सूचना देता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, छात्र हो या कोई भी व्यक्ति, वे अपने अवगुणों को नहीं बताता है, वे अपने गुणों को ही बताता है, अपने अवगुण छुपा लेता है। तो इसलिए ये जो विधि है बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। मूल्यांकन की दूसरी तकनीक है प्रश्नावली, जिसे क्वेश्चनायर कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है। इसमें शिक्षक छात्रों के जिन आंतरिक गुणों का या व्यवहार का मापन करना चाहते हैं उससे संबंधित प्रश्न चुनकर प्रश्नावली तैयार करते हैं, प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं। इसमें छात्रों को प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसके लिए निर्देश भी दिए रहते हैं। छात्र निर्देशों के अनुसार ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत कम समय में अनेक छात्रों के गुणों या व्यवहार का मापन करने के लिए इसे एक उत्तम तकनीक माना गया है। प्रश्नावली के द्वारा छात्रों के व्यवहार, उनके सावेगिक स्थिरता या किसी विशिष्ट शील गुण या उनकी रुचि, अभिवृत्ति
इत्यादि के संबंध में भी पता लगाया जा सकता है। प्रश्नावली के निर्माण के लिए वैज्ञानिक रूप से इसके द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में एक अच्छी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात छात्रों के लिए जो आंकड़े एकत्रित करना है और उद्देश्यों के अनुसार जो प्रश्न बनाने हैं, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्नों को स्थान दे, ऐसे प्रश्नों का चुनाव करे जो कि उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। प्रश्नावली का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो यदि छात्रों से सूचना प्राप्त करनी है तो कक्षा में सभी छात्रों को प्रश्नावली दे दिया जाए और उन्हें निर्देश भी दे दिए जाए तथा प्रश्नों के उत्तर भरने को कहा जाए। दूसरा ये कि जिनसे उत्तर प्राप्त करने हैं उनके पास प्रश्नावली डाक द्वारा भेज दी जाती है और वो प्रश्नावली भरकर वापस उसे डाक के द्वारा प्रयोगकर्ता के पास भेज देते हैं। प्रश्नावली भी कई प्रकार के होते हैं। प्रश्नावली में मुख्य है बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली या मुक्त प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। सबसे पहले हम देखते हैं बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली को। बंद प्रश्नावली का तात्पर्य प्रश्नों की ऐसी सूची से है जिसमें छात्र के जिस भी गुण या व्यवहार को मापने के लिए प्रश्न दिए रहते हैं उनके उत्तर छात्र सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। इसमें प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना में ही देना होता है। जैसे कि क्या आपको खेलना पसंद है, तो इसमें छात्र हाँ या नहीं में उत्तर देंगे। उसी तरह से क्या आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, तो इसमें भी छात्र केवल हाँ ना में उत्तर देंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर केवल हाँ और ना में ही देने होते हैं। दूसरी तरह की जो प्रश्नावली है वह है खुली या मुक्त प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए होते हैं उसमें छात्र को अपने विचार विस्तार से प्रकट करने होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न के साथ उत्तर लिखने के लिए भी पर्याप्त स्थान दिया रहता है, जहां पर छात्र अपने विचार अपने उत्तर लिखते हैं। जैसे कि आप अपने खाली समय का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो इसके लिए कुछ खाली स्पेस दिया रहेगा और छात्र अपने उत्तर को वहां लिखेंगे। तो उस तरह से जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे उसके लिए स्पेस दिया रहेगा जहां अपने विचारों को लिखना होता है, उत्तर देना होता है। थर्ड है चित्रित प्रश्नावली। इसमें चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छात्रों को चित्रों पर सही का निशान लगाकर या उन्हें रेखांकित करके देना होता है, अर्थात चित्रों के नीचे वो अंडरलाइन कर देते हैं। फोर्थ है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार के प्रश्न मिले जुले रहते हैं। जैसे कि इसमें बंद प्रश्नावली के भी कुछ प्रश्न होते हैं, खुली प्रश्नावली के भी कुछ प्रश्न होते हैं और चित्रित प्रश्नावली के भी कुछ प्रश्न होते हैं। अर्थात इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर हाँ या ना में देने हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर लिख कर देने होते हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनसे संबंधित चित्र बनाए हुए होते हैं और वहाँ पे सही का निशान लगाना होता है। प्रश्नावली तकनीक के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे नंबर 1, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छात्र कभी कभी लापरवाही से देते हैं, ईमानदारी से नहीं देते हैं। 2 है कभी कभी अभ्यर्थी प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाते जिससे वो सही उत्तर नहीं दे पाते। 3rd है कभी कभी छात्र लापरवाही से बिना सोचे समझे उत्तरों पर निशान लगाते जाते हैं जिसका प्रभाव परिणामों पर पड़ता है। 4th है कभी कभी खुली प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में छात्रों को कुछ भी पता नहीं रहता, उसका उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता है, इसलिए वो उनका सटीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। और 5th है छोटे बालक इस योग्य नहीं होते हैं कि वो आत्मविश्लेषण कर सकें, अपनी भावनाओं को लिख सकें, तो वो खुली प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाते। मूल्यांकन की जो तीसरी तकनीक है वह निरीक्षण या अवलोकन। छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए या फिर उनके व्यवहार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए यह एक बहुत ही प्रचलित विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक वास्तविक परिस्थितियों, प्राकृतिक परिस्थितियों में जैसे कक्षा में, खेल के मैदान में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या सामाजिक कार्यक्रम में छात्र के व्यवहार, भावनाओं, उनकी इच्छा आदि का निरीक्षण
करते हैं। इस विधि की एक आवश्यक शर्त यह है कि निरीक्षणकर्ता को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसका निरीक्षण पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक जिस किसी भी छात्र के व्यवहार का अवलोकन करता है या निरीक्षण करता है तो उसकी भावनाओं का, उसके पूर्वाग्रहों का उसके निरीक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो परिणाम पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब यह निरीक्षण है, इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बाह्य निरीक्षण, स्वयं निरीक्षण, प्रत्यक्ष अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अप्रत्यक्ष अवलोकन। सबसे पहला है बाह्य निरीक्षण। जब शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तो इसे बाह्य निरीक्षण कहते हैं। नंबर 2 है स्वयं निरीक्षण। जब छात्र स्वयं अपने व्यवहार का निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है तो इसे स्वयं निरीक्षण कहते हैं। छात्र के लिए अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करना अत्यंत ही कठिन होता है। कई बार बहुत सी बातों को वह छिपा लेता है। थर्ड है प्रत्यक्ष निरीक्षण। प्रत्यक्ष निरीक्षण में शिक्षक बालक के व्यवहार का निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से करता है। बालक नित्य प्रति विद्यालय में अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। इसी दौरान शिक्षक उसके व्यवहार का निरीक्षण करके उसे नियमित रूप से लिखता जाता है। प्रत्यक्ष निरीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, सहभागी और असहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण में अध्यापक क्रियाकलाप में स्वयं भी शामिल होकर बालक के व्यवहार का निरीक्षण करता है, अर्थात क्रियाकलाप का वह एक अंग बन जाता है। जैसे नाटक में वह स्वयं भी छात्रों के साथ मिलकर अभिनय करता है और उसी दौरान वह अन्य छात्रों के व्यवहार का भी निरीक्षण करता रहता है। खेल के मैदान में स्वयं छात्रों की टीम में शामिल होकर खेलना। फिर असहभागी निरीक्षण में शिक्षक छात्र के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता है, बल्कि यह एक दर्शक की तरह छात्रों के कार्य एवं उनके व्यवहारों को केवल देखता रहता है, उसका निरीक्षण करता रहता है। इसमें एक और इसका प्रकार बताया गया है अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसमें कि शिक्षक कभी तो उनके कार्यकलापों में, उनके क्रिया में भाग लेता है और कभी कभी वह एक दर्शक की भांति उनके व्यवहार का अवलोकन करता है। और अंत में है अप्रत्यक्ष निरीक्षण। अप्रत्यक्ष अवलोकन या निरीक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर छात्र को समझने का प्रयास किया जाता है, अर्थात छात्र के व्यवहार संबंधी जो भी आंकड़े एकत्रित करने होते हैं वह उसके माता पिता से पूछकर, उसके दोस्तों से पूछकर, उसके पड़ोसियों से पूछकर या फिर जो लोग उसके संपर्क में रहते हैं उनसे पूछकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। निरीक्षण तकनीक की कुछ सीमाएं भी हैं। यह विधि आत्मनिष्ठ या पक्षपातपूर्ण होती है। कितना भी प्रयास करने पर व्यक्ति के पूर्वाग्रह का प्रभाव उसके द्वारा लिखित परिणामों पर दिखाई देता है। निरीक्षक विश्लेषण करते समय पूर्व धारणाओं से प्रभावित होता है। थर्ड है विभिन्न निरीक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर जो विवरण तैयार होता है उसमें समानता नहीं होती है। जैसे एक ही बालक का निरीक्षण यदि कई शिक्षक करेंगे तो सबके द्वारा जो भी विश्लेषण किया गया उस छात्र का उसमें समानता नहीं होती है। फोर्थ है निरीक्षण पर निरीक्षणकर्ता की भावना, उसकी मनोवृत्ति, शारीरिक और मानसिक थकान का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो भी निरीक्षण करता है शिक्षक है, यदि वो शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ है या सांवेगिक रूप से वो स्थिर नहीं है तो उसके द्वारा जो भी निरीक्षण कार्य किया जाता है वो प्रभावित होता है। नंबर 5 है निरीक्षक की उपस्थिति में छात्र सहज व्यवहार नहीं कर पाते, जिससे निरीक्षण प्रभावित होता है। यह स्वाभाविक होता है कि छात्र का शिक्षक के सामने और शिक्षक के पीछे दोनों व्यवहार में अंतर होता है। तो जब यदि छात्र को पता हो कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है तो उसके व्यवहार में बनावटीपन होगा, उसका वास्तविक व्यवहार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और नंबर 6 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यदि प्रतिदिन निरीक्षक या शिक्षक निरीक्षण किए गए व्यवहार को नहीं लिखते हैं तो बहुत सारी बातों को वह भूल जाते हैं, जिससे भी जो है उसका परिणाम प्रभावित होता है निरीक्षण का। तो इस तरह से यह विधि
छात्रों के व्यवहार करने के लिए एक बहुत उपयोगी विधि है, लेकिन यदि इसमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखा जाए तो यह विधि बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।